सभी छात्रों को नमस्कार। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत। आज का ये जो एपिसोड मैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा, सहाचार्य राजकीय महाविद्यालय टोंक जो लेकर आया हूँ वो आपके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर राजस्थान से संबद्ध BA भाग तृतीय का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, जो कि उपन्यास और कहानी से संबंधित है, उस पर आधारित हमारा ये एपिसोड है। इस एपिसोड के अंतर्गत हम आज आपको हिंदी कहानी के बारे में बताएंगे। आप देखते हैं कि कहानी की जो परंपरा है वो हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है और किस तरीके से जो कहानी की परंपरा है वो विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न संदर्भों में अपने हिसाब से विकसित होती गई है। तो ये जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें हिंदी कहानी का उद्भव और विकास भी आपके यहाँ लागू किया गया है। तो आज का हमारा ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड के अंतर्गत हम हिंदी के अंतर्गत कहानी का जन्म कैसे हुआ, इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। देखिए, कहानी की जो परंपरा है वो यद्यपि बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारे यहाँ आख्यान, किस्से, कहानियाँ खूब चले आ रहे हैं। दादी की कहानियाँ, नानी की कहानियाँ बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। तो वो जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों ने किस तरीके से अपना रूप लिया और किस तरीके से साहित्यिक पद्धति हमारे यहाँ कहानियों की बन गई, ये अत्यंत प्राचीन काल से हमें देखने को मिलता है। आप देखिए, हमारे ज़्यादातर जो ग्रंथ हैं, प्राचीन जो ग्रंथ हैं, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हों या समाज से संबंधित हो या किसी और प्रकार के ग्रंथ हों, हम देखते हैं कि उनमें भी अगर हमें कोई बात बताई गई है तो वो कहानियों के माध्यम से बताई गई है। कहानी अगर साधारण हम व्याख्या करते तो कहानी का मतलब कहना, यानी कि एक वक्ता होता है और दूसरा उसमें श्रोता यानी कि सुनने वाला होता है। तो वक्ता और श्रोता के बीच में एक प्रकार से जो वार्तालाप चलता है, उसे अपन कहानी के संदर्भ में अगर कहें तो ये व्यापक अर्थ होता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा अंतर मैं बताना चाहूँगा आपको कि देखिए, ये जो वार्तालाप होती है, ये वार्तालाप कई रूपों में हमारे सामने आ सकती है। गद्य का कोई भी रूप हो सकता है, किंतु कहानी की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि कहने वाला यानी वक्ता जो कुछ बोल रहा है, जो श्रोता को सुना रहा है, तो वक्ता के द्वारा जो बोला जा रहा है, श्रोता के द्वारा जो सुना जा रहा है, तो वक्ता के द्वारा कही गई बात को श्रोता द्वारा सुनकर उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होना, और जैसे ही वक्ता कोई बात कहे तो श्रोता के द्वारा यह पूछना कि हाँ, अब बताओ आगे क्या हुआ। यानी वक्ता कोई बात बोलता है और श्रोता उसको सुनकर के ये कहता है कि हाँ, आगे क्या हुआ, यानी एक जिज्ञासा, एक उत्सुकता उसमें जागृत होती है। तो जिसे अपन देसी भाषा में बोल सकते हैं कि कहानी के साथ में हुंकारा भरना। वक्ता अपनी कहानी बता रहा है और श्रोता उसको सुन रहा है और श्रोता फिर हाँ करके उसका हुंकारा ले रहा है। तो ये जो जिज्ञासा की स्थिति होती है वो वार्ता के अंतर्गत जब आती है तो कहानी का आनंद ही और कुछ होता है। हमारे यहाँ देखिए, मैं जो बात बता रहा था आपको कि हमारे जितने भी जो प्राचीन ग्रंथ रचे गए, उन प्राचीन, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो विशेषता रही है कि प्राचीन काल में हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, वो शिक्षा पद्धति प्रायः मौखिक रूप में चला करती थी। और मौखिक रूप में देखिए, आप अगर किसी को सीधा साधा उपदेश देंगे, किसी को सीधा साधा भाषण देंगे, तो फिर जो श्रोता है उसको उस रूप में ग्रहण नहीं कर पाएगा। अपने वक्तव्य को, अपने ज्ञान को रोचक बनाने के लिए हमारे जो श्रेष्ठ मनीषी थे, जो रचनाकार थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसी प्रकार के आख्यानों का सहारा लिया और उन आख्यानों को एक प्रकार से हम कहानी के रूप में मानते हैं। देखिए, आख्यान और कहानी, कहानी शब्द हमारा बाद में बना है और आख्यान भी एक प्रकार से कहानी है। फर्क इतना सा मान सकते हैं कि वो मौखिक रूप में चला करते थे और बाद में जब हमारे यहाँ लिपि का विकास हो गया, लिखने की परंपरा का जब विकास हो गया, तो उसको अपन ने कहानी के रूप में बोलना शुरू कर दिया। तो हमारे जितने भी जो प्राचीन ग्रंथ हैं, आप देखिए, वो आख्यान के रूप में चला करते हैं और आख्यान भी एक प्रकार से क्या है, वो कहानियाँ ही हैं। आप देखिए, हमारे जो वेद ग्रंथ हैं, उन वेद ग्रंथों के अंदर भी जितने भी प्रकार के श्लोक आदि हैं, उन श्लोक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कहानियाँ, विभिन्न प्रकार के आख्यान, विभिन्न प्रकार की ज्ञान की बातें उनमें प्रकट होती है। चलो वेदों की बात जाने दीजिए, बात के हमारे जो ग्रंथ है, उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, महाभारत को ले लीजिए आप। महाभारत इतना हमारा बड़ा महाकाव्य माना जाता है, लेकिन उसमें सारी जो रचना है वो आख्यानों के रूप में, कहानियों के रूप में है। वो परंपरा हमारे यहाँ से लगातार चली आ रही है।
तो हम देखते हैं कि ये जो आख्यानात्मक जो प्रवृत्ति थी, ये कहानियों की जो प्रवृत्ति थी, किस तरीके से धीरे धीरे हमारे बढ़ती गई। और जब उत्तरार्ध के समय आते हैं और जब मध्यकाल की तरफ आते हैं तो आपने पंचतंत्र की कहानियों का नाम सुना होगा, विष्णु शर्मा के द्वारा जो जिनका संपादन किया गया। तो किस तरीके से उनमें सभी प्रकार के पात्र, मानव पात्र, मानवेतर पात्र, देवता, दानव, मनुष्य, यक्ष, किन्नर, पशु पक्षी जो भी थे, सभी को लेकर के कितनी सुंदर सुंदर कहानियों की रचना उनमें हुई। और उन कहानियों के माध्यम से किस तरीके से ज्ञान और नैतिक उपदेश की जो स्थिति है वो हमारे को देखने को मिलती है। तो ये जो सारी चीजें हम देखते हैं कि भारत के अंतर्गत जो कहानी की परंपरा है वो अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। जहां तक हम साहित्य की चर्चा करते हैं, संस्कृत साहित्य तो पूरी तरह हमारे जो कहानियां हैं उनसे पूरी तरह भरा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा समय के अनुसार आगे बढ़ती गई। बात संक्षेप में हम यहाँ पर हिंदी साहित्य के अंतर्गत जब कहानी की करते हैं तो यद्यपि इसकी जो प्रेरणा है वो हमें प्राचीन काल से देखने को मिलती है, बहुत संदर्भों में देखने को मिलती है, किंतु आधुनिक काल में जब इसकी शुरुआत होती है तो यहाँ थोड़े विवाद की स्थिति हमें देखने को मिलती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है हमारे साथ में, कि आधुनिक काल के पहले हिंदी के अंतर्गत जो साहित्य रचा जाता था वो प्राय पद्यात्मक साहित्य ज्यादा हुआ करता था। गद्य की जो परंपरा है वो हमारे आधुनिक काल से, लगभग अंग्रेजी साम्राज्य के बाद में 1850 के आसपास से जब आधुनिक काल की शुरुआत अपन मानते हैं, तब से हिंदी में धीरे धीरे गद्य का प्रवर्तन होने लगा। और जैसे ही गद्य का प्रवर्तन होने लगा तो धीरे धीरे जो रचनाकार थे उनका जो वैचारिक उन्नयन था वो वैचारिक उन्नयन भी होने लगा और वो काव्य से अलग हट करके गद्य में अपनी रचना करने लगे। जब आधुनिक काल में गद्य साहित्य में हमारी धीरे धीरे रचनाएं होने लगी तो उसी संदर्भ में हमारी जितनी भी गद्य की विधाएं, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, निबंध है, आलोचनाएं, ये इस प्रकार की जो विधाएं वो धीरे धीरे विकसित होने लगी। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि हिंदी कहानी की जो शुरुआत है, हिंदी में कहानी लिखने की जो परंपरा है वो भी हमारे को इसी प्रकार आधुनिक काल के माध्यम से, आधुनिक काल के शुरुआती युग से देखने को मिलती है। देखिए आप, वैसे तो हिंदी कहानी के उद्भव को बाद में चल करके इतिहास की दृष्टि से काफी भागों में विभाजित किया गया है। जैसे प्रारंभिक काल है, प्रारंभिक काल के बाद में उसका जो विकास काल माना जाता है, विकास काल यानी कि, और ज्यादातर रचनाकारों ने कहानी की दृष्टि से प्रेमचंद को आधार बनाया, यानी प्रेमचंद के पहले का जो युग है, क्योंकि प्रेमचंद कहानीकार के रूप में काफी चर्चित हुए, उन्होंने हिंदी कहानी को एक वैज्ञानिक और नई दिशा प्रदान की थी। तो प्रेमचंद के पहले का जो युग है, जिसको प्राय हम भारतेंदु युग के नाम से भी जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिक काल का प्रारंभिक काल है उसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अलग अलग जो संदर्भ है अध्ययन अध्यापन के, उनमें कई लोग अपनी बात को समझाने के हिसाब से हिंदी कहानी की जो शुरुआत है अलग अलग रूपों में बता देते हैं। कोई उसे भारतेंदु काल, फिर द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगतिवाद आदि के रूप में विभाजित कर देता है। कोई उसे 3 भागों में बांट देता है कि भाई हिंदी का प्रारंभिक काल, विकास काल, या उसके बाद में प्रेमचंद के पूर्व का काल कह देता है, कोई प्रेमचंद काल कह देता है, कोई प्रेमचंदोत्तर युग यानी कि प्रेमचंद के बाद का युग कह देता है, कोई स्वतंत्रता के बाद के युग को स्वतंत्रता के बाद की कहानी या स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी कह देते हैं। तो कई रूपों में इसके हम जो विकास के रूप है वो देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हम हिंदी कहानी के विकास को आगे की ओर पढ़ेंगे वैसे वैसे सारी चीजें हमारी स्पष्ट होती जाएंगी। आज हम सबसे पहले अत्यंत संक्षेप में आपको मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी की जो प्रारंभिक स्थिति थी, हिंदी की कहानी की जो प्रारंभिक स्थितियां थी वो कैसी थी, किस प्रकार से हुई। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात हमें जो याद रखनी है वो क्या है कि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास आधुनिक काल की अन्य गद्य विधाओं की बात ही हमारे को आधुनिक काल यानी कि भारतेंदु काल जिसे अपन कह सकते हैं, तो भारतेंदु काल के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। यद्यपि इसका कोई निश्चित जो समय वो हम निर्धारित नहीं कर सकते। अब हिंदी की जो प्रारंभिक कहानियां हैं कि कब से कैसे हुई, प्रश्न के हमारे सामने उठता है कि भाई हिंदी की प्रारंभिक कहानी किसे माना जाए, कैसे माना जाए। तब क्योंकि किसी चीज का जब कोई प्रारंभिकरण होता है तो उसका कोई ना कोई बिंदु अवश्य होता है। तो ऐसे बिंदु के रूप में देखिए आप, साहित्य की जो स्थितियां होती हैं वहां पूरी तरह निर्धारण करना कठिन होता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारे यहाँ किशोरीलाल गोस्वामी, तो किशोरीलाल गोस्वामी की जो इंदुमती है, उस इंदुमती को कई लोग हिंदी के प्रथम कहानी के रूप में जो है मानते हैं। इसी प्रकार से कई लोग जो है मतलब और भी किसी दूसरी रचना को मान लेते हैं। परंतु हमारे को ध्यान रखने की बात यह है कि जब हिंदी के अंतर्गत आधुनिक काल में यानी कि भारतेंदु युग के समय के लगभग धीरे धीरे गद्य का प्रारंभ होने लगा, तो गद्य का प्रारंभ होने के साथ साथ कुछ रचनाकार ऐसे थे जो गद्य के अंदर अपने मनोभावों को कहानी के रूप में व्यक्त करने लगे।
यानी कि इस समय हिंदी कहानी का एक प्रकार से ये प्रारंभिक युग था, प्रारंभिक शुरुआती एक प्रकार से बीजांकुर था। तो हम देखते हैं कि कहानी के विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं, कहानी की विभिन्न प्रकार की जो वैज्ञानिकता होती है, कहानी के विभिन्न प्रकार की जो शैलियाँ होती हैं, उन सारी स्थितियों का जो रूपांतरण है या इनका जो प्रकटीकरण है वो हमारे को यहाँ देखने को नहीं मिलता। कहने का मतलब ये होगा कि हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि हिंदी कहानी का जो प्रारंभिक युग है वो बहुत साधारण था। केवल हिंदी की जो कहानी थी वो एक प्रकार से अपना जन्म ले रही थी, और जन्म लेने की जो साधारण प्रवृत्तियां होती है वो उसके अंतर्गत हमारे को देखने को मिलती है। हम किसी एक रचनाकार के रूप में नहीं, लेकिन 3-4 जो रचनाकार हैं, जैसे मैं कुछ उदाहरण आपके सामने बोलता हूँ यहाँ पर कि देखिए, जो आपने नाम सुना होगा किशोरीलाल गोस्वामी, उनकी बहुत प्रमुख कहानी रही है जिसका नाम है इंदुमती। तो वो इसी काल में हमारे सामने आई थी। इसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आपने सुना होगा। ये आचार्य शुक्ल किस तरीके से हमारे आलोचक और समीक्षक के रूप में, इतिहासकार रूप में विख्यात रहे। उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो आज तक भी एक प्रकार से अकाट्य है। ज़्यादातर विद्वान अब भी जो अपनी नई खोजें करते हैं उसी को आधार लेकर के अपना कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किशोरीलाल गोस्वामी की जैसे इंदुमती कहानी थी, इसी प्रकार से शुक्ल जी की बात कर रहा था मैं, तो शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय नामक कहानी भी इसी समय प्रकाश में आई थी। यानी शुक्ल जी ने इसी समय अपनी प्रारंभिक कहानी लिखी थी जिसका नाम था 11 वर्ष का समय। इसी प्रकार से आपने एक और कहानी का नाम सुना होगा, बंग महिला। तो बंग महिला की जो धुलाई वाली कहानी है वो भी इस युग की काफी चर्चित कहानी रही है, बहुत लोकप्रिय कहानी रही है। बल्कि जो कहना चाहिए कि इस काल की सबसे ज्यादा लोकप्रिय, चर्चित और प्रभावी कहानी बंग महिला की धुलाई वाली को ही माना जाता है। इसी प्रकार से एक और रचनाकार थे हमारे सबसे महत्वपूर्ण, जिनका नाम है माधव प्रसाद मिश्र। तो माधव प्रसाद मिश्र की जैसे मन की चंचलता है ना, या एक मिट्टी भर टोकरी, इस प्रकार की जो कहानियां थी वो इस समय प्रकाश में आई थी। तो देखिए, इस प्रकार हिंदी के जो ये कुछ रचनाकार थे, कुछ साहित्यकार थे, वो गद्य के अंदर अपनी भावनाओं को कहानी के रूप में व्यक्त करने का प्रयास कर रहे थे। अब चूंकि ये प्रारंभिक युग था, प्रारंभिक स्थिति, इसलिए कहानी की जो इतनी बड़ी वैज्ञानिकता होती है, कहानी को जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं, इस प्रकार की स्थितियां हमें उस समय देखने को नहीं मिलती। हाँ, सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि इन कहानियों के जो कथानक थे वो बिल्कुल सामान्य हुआ करते थे, स्थूल हुआ करते थे। उनमें विशेष प्रकार की जो सूक्ष्मता होती है, विशेष प्रकार की जो बारीकियां होती है, वो सारी चीजें हमारे को देखने को नहीं मिलती। और इनका जो कथानक होता था वो पूरी तरह इतिवृत्तात्मकता पर आधारित होता, सहज रूप में अपने मन की बात को सीधे सीधे शब्दों के अंतर्गत व्यक्त कर लेना। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हम कह सकते हैं, एक विशेष प्रकार का कोई उद्देश्य, संवेदना आदि जो है वो रचनाकार पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि केवल उनकी जो विचारधारा थी वो अपनी भावनाओं को, केवल संवेदनाओं को केवल व्यक्त करने का माध्यम था। और एक चीज और हम देखते हैं कि कहानी का प्रारंभिक युग था, लेकिन हिंदी के पहले जो बंगला साहित्य, उस बंगला साहित्य में गल्प के रूप में जो है कहानी का विकास हो चुका था। तो ज्यादातर जो रचनाकार रहे, ज्यादातर जो हमारे कहानीकार रहे, वो इस युग के बंगला साहित्य से भी काफी प्रभावित रहे। यानी बंगला की जो कहानियां थी या अंग्रेजी की जो कहानियां थी, उनका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। ज्यादातर रचनाकारों ने क्या किया, बंगला और अंग्रेजी की कहानियों से प्रेरणा ली और प्रेरणा लेकर के अपनी भावनाओं को उन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया। तो ये जो हमारा हिंदी का जो इस समय का जो काल रहा, इसके अंतर्गत किस प्रकार से ये सारी स्थिति हमारे को देखने को मिलती है। और यही चीज हमारे एक प्रकार से हिंदी के प्रारंभिक जो काल रहा, उस प्रारंभिक काल की कहानियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं के रूप में मानी जाती है। धन्यवाद।